ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। আজকে বড় শুভ দিন। আজকে শিবরাত্রি আছে। আর মানে আমি আজকেও আপনি ক্লাসে এসেছেন, সে একটা বড় কথা। না হলে তো আজকে তো পুজো টুজো অনেক কিছু আছে। तो वेरी गुड। स्वामी जी का लेटर ऑल प्राय तो समाप्त हो गया है। लास्ट पैसेज में फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। रामकृष्ण अवतारे ज्ञान भक्ति और प्रेम, अनंत ज्ञान अनंत प्रेम अनंत कर्म अनंत जीवे दया। तोरा एखोनो बुझते पारिशनी, अर्थात तुम लोग को अभी भी समझ में नहीं आया है। श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित, सुनने के बाद में भी समझे नहीं हो। What the whole Hindu race has thought in ages, he lived in one life. पूरी हिंदू सभ्यता ने युगों युगों से जो आध्यात्मिक चिंतन, अनुभूति और साधना की है, वही श्री रामकृष्ण देव अपने एक जीवन काल के दरमियान इसको सिद्ध करके गए हैं। His life is the living commentary to the Vedas of all the nations। और सिर्फ हिंदू सभ्यता से ऊपर उठ के देखे तो पूरे मानव समाज, ये होमो सेपियंस स्पीसीज जो है, इसकी अभी तक की जो कोई भी उपलब्धि है, उसकी व्याख्या या कहेंगे कि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है श्री रामकृष्ण देव। क्रमशः लोके बुझवे, लोग धीरे धीरे करके समझेंगे। आमारो पुरोनो बोल, मेरी वही पुरानी बात। स्ट्रगल स्ट्रगल अप टू द लाइट, संघर्ष करते जाओ, संघर्ष करते जाओ, जब तक हमको प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती। ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ो। तो ये स्वामी जी का ये लेटर समाप्त हुआ। और मैं सोच रहा था कि आज क्या करना है। जनरली हम मंडे को एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज को सप्ताह का आखिरी दिन है। तो मैंने सोचा कि इस पत्र के भीतर में जो कुछ भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, उसका थोड़ा सा एक और थोड़ा डिटेल में उसमें जाया जाए। खास करके मैं ये जो सोच रहा था कि कितने ऑर्गेनाइजेशन के स्वरूप है, और ये जो अपना ऑर्डर है उसका तात्पर्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि माँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका था, या तो माँ का जो ऑर्गेनाइजेशन था, इट इज़ अ फैमिली यूनिट। जयराम बाटी में जाके देखेंगे कि अपने भाइयों के साथ में, भाइयों की पत्नियों के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, ये त्यागी संतान है। यहाँ से इतने सारे भक्त कोलकाता से जाते थे, सबको लेके माँ रहती थी। उद्बोधन में भी वही बात, जहाँ भी माँ जाएगी तो साथ में उनके परिवारजन और ये त्यागी संतान। वैसे तो सभी तो माँ के परिवारजन ही थे, हमको तो इस तरह से डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए कि कौन एक्चुअल फैमिली मेंबर से और कौन नहीं है। इस तरह से डिस्टिंक्शन नहीं करके इस तरह से देखेंगे कि रिलेटिव्स एंड डिवोटीज एंड त्यागी संतान, ये तीन का मिलकर के, सभी को मिलकर के ये माँ का परिवार था। तो माँ यदि जयराम बाटी में रहेगी, वहाँ पे भी माँ का परिवार रहेगा। उद्बोधन में आएगी, वहाँ पे भी माँ का परिवार साथ में था। ठाकुर का ऑर्गेनाइजेशन का जो था वो था गुरुकुल। जो ट्रेडिशनल गुरुकुल पद्धति हम लोग देखते आए हैं भारत में, वही सांदीपनी मुनि, वही वशिष्ठ ऋषि, वही व्यास मुनि, जहाँ पे सब ये लोग जाकर के विद्याभ्यास वेदाभ्यास करते थे, वही सिस्टम, वही पद्धति आप ठाकुर देखेंगे कि वहाँ पे पहले तो दक्षिणेश्वर में और बाद में काशीपुर उद्यान गृह में हमको वही दिखता है। और आखिर में आता है स्वामी जी का ऑर्डर। अभी देखिए कि ऑर्डर वैसे तो लगता है कि बुद्धिस्ट ऑर्डर तो थे वैसे,
भूतकाल में, किंतु वो तो बहुत ही पुराना भूतकाल है। ऐसा नहीं कि भारत में ऑर्डर्स नहीं थे और विदेश से ही हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को इम्पोर्ट किया है, ऐसे नहीं है। बुद्धिस्ट ऑर्डर भी थे, अपने ऋषि मुनियों के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पराशर मुनि के आश्रम में एक बार सोचा गया कि अभी कलयुग आ रहा है, तो अभी क्या किया जाए? तो इसके लिए वेदों का संरक्षण करना चाहिए, पुराणों की रचना करनी चाहिए, जिससे कि लोग सहज रूप से हिंदू धर्म की व्याख्या समझ सके, और फिर ये ब्रह्मसूत्र की रचना की जाए, जिसमें कि सभी उपनिषदों का सार तत्व आ जाए। तो वहाँ पे प्लान करके इस तरह से एक एग्जीक्यूट किया गया था एक बड़ा प्रोजेक्ट। ऑर्डर होता है जनरली एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑर्डर होता है जनरली सोसाइटल रिफॉर्मेशन के लिए, सोसाइटल चेंज के लिए। क्योंकि यदि हम लोग 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग साथ में मिलकर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक इस समाज में परिवर्तन लाना संभव नहीं। तो अभी फिर से इन तीनों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखें। फैमिली यूनिट क्या है? एक तो है उसका फाउंडेशन है भालोबाशा और शक्ति। यदि बांग्ला के दो शब्द यूज करें, भालोबाशा अर्थात कि प्रेम, स्नेह, एक दूसरे के प्रति एक प्रगाढ़ रिलेशन, जो कि चाहे कितनी भी बाधा विपत्ति आ जाए, मेरा भाई या मेरी बहन हमेशा मेरे साथ में खड़े हैं, ऐसा एक रिलेशनशिप जो होता है वो फैमिली में होता है। और दूसरा ही, अभी जब भाइयों और बहनों के साथ में रहे होंगे, आपको यदि ऐसा अनुभव होगा ही होगा कि छोटे थे तो कितना झगड़ा करते थे, कितना वो मने ये मेरा खिलौना है, वो कोई अपना भाई बोलेगा, बहन बोलेगी नहीं ये मेरा खिलौना। तो ये झगड़ा भी साथ में रह के होता है। तो यदि फैमिली को टिकाना है, खास करके ये जो जॉइंट फैमिली, तो सहन शक्ति एक बहुत ही हमारे भीतर में चाहिए। तो माँ का देखिए कि सहन शक्ति कहाँ तक माँ के जीवन में थी, माँ के उपदेश में थी, तो बोल करके वो काम जयराम बाटी का फैमिली एक इंटैक्ट रह पाया। अच्छा, यदि विद्याभ्यास करते हैं गुरुकुल में जाकर के, तो बेसिक क्वालिटी क्या चाहिए? वो है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व अर्थात कि जो विद्या मुझे प्राप्त करनी है, नॉट नेसेसरी कि मैं सिर्फ वेदांत या योग ही सीख रहा हूँ। हो सकता है मैं धनुर्वेद सीख रहा हूँ, हो सकता है कि मैं आयुर्वेद सीख रहा हूँ, तो किंतु वही धनुर्वेद, वही आयुर्वेद सीखने के लिए भी गुरु के साथ में रह करके लंबे समय तक साधना तो करनी ही होगी। तो वो मुमुक्षुत्व, एकाग्रता, विल पावर, ये सब क्वालिटीज है जो कि गुरुकुल में काम लगती है, या तो फिर गुरुकुल आपके भीतर में डेवलप करता है। अच्छा, अभी ऑर्डर की क्वालिटीज क्या है? देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग, कि ऑर्डर में हम आते हैं अपने खुद के किसी प्रयोजन से नहीं। हमको पता है कि ऑर्डर का अपना एक मिशन है। वी आर गोइंग टू बी ए कोग इन दिस विल, ये इंग्लिश शब्द प्रयोग करें, तो वी आर गोइंग टू बी, जैसे गिलहरी ने राम सेतु में एक छोटा सा पत्थर डाला, वैसे ही अपना एक छोटा सा योगदान एक ऑर्डर का जो वर्ल्ड मिशन है उसमें हम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। यदि मैं ये चाहता हूँ कि हाँ मुझे यहाँ, अच्छा, अभी रामकृष्ण ऑर्डर का वैशिष्ट्य क्या है, कि यहाँ पे बिकॉज कि हमारे देवता ठाकुर माँ स्वामी जी तीनों हैं, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक अपने ऑर्डर में है, कि माँ के द्वारा जो फैमिली यूनिट का जो कॉन्सेप्ट था वो, गुरुकुल का आइडिया, और ये ऑर्डर अर्थात कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, नहीं सिर्फ साधु ही नहीं, किंतु ये वॉलंटियर्स है, डिवोटीज है, सब में एक एक स्ट्रॉन्ग एक ब्रदरहुड की भावना रहती है। तो वो एक हो गया फैमिली यूनिट वाला कॉन्सेप्ट। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट तो है ही है यहाँ पे, कि आपको साधना करनी है, और आपको मुमुक्षुत्व और साथ में विल पावर अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए जो करना है। मुझे कोई स्टडी करनी है, वेदांत का अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना है, योग में जो भी योग हो, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, या तो फिर राजयोग है, जो योग का मैं अभ्यास करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्वामी जी ने ऑर्डर एस्टेब्लिश किया तो ये फैमिली वाला जो ब्रदरहुड वाला भाव, या तो फिर ये मुमुक्षुत्व और विद्याभ्यास ज्ञानार्जन का भाव,
वो नहीं रहेगा, वो नहीं। वो 2 तो है ही है, साथ में ही स्वामी जी का ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है। देखिए स्वामी जी भारत में वापस आए, उनकी ये जो गरीबों के प्रति ये करुणा थी, कंपैशन था, इतना स्ट्रॉन्ग था। जहाँ पे भी जाते थे वो देखते थे कि अरे भारत की ये परिस्थिति है और मैं इस तरह से लग्जरी में कैसे रह सकता हूँ। वही अमेरिका में शिकागो में जाकर के वो व्याख्यान दे करके वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पॉपुलर हो गए। अभी धनी लोगों के घर में रह रहे हैं, बड़े ही सुंदर बिछाने में, बड़े ही अच्छे घर में, खाने पीने की सब चीजें। तो वो बिछाने पे नहीं सोके स्वामी जी जमीन पे सोते हैं और रोते हैं, ये याद करके कि उनके भारतवासी देशवासियों की क्या परिस्थिति है। तो स्वामी जी का पूरा था कि भारत का जो समाज है उसमें हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये चेंज एट द सोसाइटल लेवल, ये रिसोर्स रिडिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि गरीब के बच्चे को 10 टीचर चाहिए, यदि कोई लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसके लड़के को 1 टीचर चाहिए, तो गरीब के लड़के को, पददलित जो है उसके लड़के को 10 टीचर चाहिए। तो इस तरह से ये जो सोसाइटल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये स्वामी जी का प्लान था इस रामकृष्ण ऑर्डर को बनाने का। हालाँकि माँ का एक छोटा-सा इंसिडेंट है, वो एक बार किसी ने जाकर के माँ को पूछा था, मोस्ट प्रोबेबली ये केदार बाबू ही होंगे, ग्वालपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष, शायद उन्होंने ही पूछा था कि माँ को जाके कहा कि माँ हम लोग तो ये दातव्य चिकित्सालय अर्थात कि ये निःशुल्क दवाई हम जो लोगों को देते हैं, तो वो तो गरीब लोगों के लिए देते हैं, किंतु हमको पता है कि ऐसे लोग भी हमारी चिकित्सालय में, हमारी डिस्पेंसरी में आते हैं, जिनके पास में हमको पता है कि पैसा है और वो पैसा दे करके डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो माँ ने उत्तर दिया था, "बेटा, देखो कि जो माँगने के लिए आता है, वो सब वो गरीब है। वो माने सबको इक्वल ही हमको ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसमें फिर उच्च-नीच या गरीब, पुअर ये डिफरेंशिएशन नहीं करना है।" तो माँ ने ऐसा कहा था। तो किंतु ये तो ख़ैर एक माँ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सबको इक्वली गिनना, ट्रीट करना, किंतु स्वामी जी का जो था कि सोसाइटल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, वो जो गरीब है उसको हमको मतलब अपने जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं, जैसे कि ये जैसे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे हम बिल्कुल ही निःशुल्क रूप से प्राय ₹5 ₹10 इतना ही हमारा वो चार्ज होता है। रूरल डेवलपमेंट वो सेंटर्स में जाएँगे, गाँव-गाँव में हमारा कितना काम होता है। तो वी कॉन्शियसली ट्राई कि उन लोगों तक पहुँचा जाए जिनके पास में ज़्यादा कोई रिसोर्सेज़ नहीं है। तो दिस इज़ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। अभी देखिए, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक, तीनों ही वो लाक्षणिकताएँ एक जगह पे रामकृष्ण मिशन में एक साथ में इकट्ठा हुए हैं। हमको यहाँ पे रहना है इसलिए इस तरह से जैसे कि हम एक फैमिली में रह रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी सब कॉर्पोरेशन के साथ में और रामकृष्ण ऑर्डर का क्या डिफ़रेंस? यही एक डिफ़रेंस है। एक तो है कि बाकी सब कॉर्पोरेशन में एक्सप्लॉइटेशन का भाव रहता है। आपको एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना तो दूर रह गया, आपके पास से मैक्सिमम कितना काम निकाल ले वो ये लोग देखेंगे। और फिर आपको ट्रेनिंग देना जिससे कि आपका स्किल अपग्रेडेशन हो। वैसे बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं आजकल, सिलिकॉन वैली की कंपनियाँ वगैरह, वे लोगों में ये कॉन्शियसनेस आ गया है कि अपने एम्प्लॉयी है उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाए। वरना ज़्यादातर कंपनियाँ होती है वो तो यही सोचती है कि जिस स्किल जो तुम्हारे पास है उसी स्किल का तुम जो मैक्सिमाइज़ यूज़ करना हो करो, वरना निकलो यहाँ से। माने एक एक्सप्लॉइटेटिव, एक्सट्रैक्टिंग एक मेंटालिटी बाकी सब कॉर्पोरेशन में रहता है। रामकृष्ण मिशन उस सब जगह से यही इसी मामले में डिफरेंट है। एक तो यहाँ पे फैमिली है, एक यहाँ पे गुरुकुल है और एक यहाँ पे वर्ल्ड मिशन है। सो ये तीनों लाक्षणिकताएँ रामकृष्ण मिशन में इकट्ठा होती है। हाँ, आप यदि कहेंगे ऐसा कहा जा सकता है कि ये बात थियोरेटिकली जितनी सही है, प्रैक्टिकली कितनी सही है? तो इसमें हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कुछ इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शन निकाल सकता है कि जब थियरी है वही प्रैक्टिस है कि नहीं। किंतु एटलीस्ट हमारे सामने थियरी एकदम क्लियर है कि एक फैमिली, एक गुरुकुल और एक ऑर्डर
तीनों यहाँ पे है। अच्छा, अभी सोचेंगे कि यदि ये तीनों यहाँ पे है, तो क्या ये तीनों और किसी जगह पे नहीं थे? जैसे क्रिश्चियन ऑर्डर्स है, तो क्रिश्चियन ऑर्डर्स में भी तो ये सब था, एक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट था। खास करके ये जो सेंट टेरेसा ऑफ एविला, इनके बारे में यदि हम सोचें, उन्होंने ये जो डिस्काल्स्ड कार्मेलाइट ऑर्डर उसका एस्टैब्लिशमेंट किया, तो उनका भी नेचर इसी तरह था। पहले तो शी वाज़ अ लेडी, एक माने एक स्त्री होने के नाते एक तो भीतर में एक सबके प्रति स्नेह था, तो हम कह सकते हैं कि मातृत्व का भाव उनमें था। फिर साथ-साथ में ही ठाकुर की तरह उनको इतने सारे एक के बाद एक दर्शन होते थे, और उनके साथ में जो लोग रहते थे, उनके साथ में जॉइन करने के लिए जो लोग आते थे, तो उनको वो सिखाती थी कि किस तरह से एक आध्यात्मिक उन्नति की जाए, और फिर एक ऑर्डर की स्थापना की। तो ऑर्डर का तो एक मिशन रहता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिक है रामकृष्ण ऑर्डर, एक गुरुकुल, फैमिली और ऑर्डर, ये मिशन, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक तो दूसरी सब जगहों पे ही तो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ऐसा भी दावा नहीं किया जाना चाहिए कि रामकृष्ण मिशन यूनिक है। यूनिक ये है कि एक वर्ल्ड क्लास अवतार ने डायरेक्टली इसको एस्टैब्लिश किया है। यानी कि इसके पीछे जो इंटेंसिटी है, इसके पीछे जो फोर्स है, which is far greater than any other order which has been established in the history। अर्थात कि जितने भी ऑर्डर आज के पहले आए, एक अवतार स्वयं जिस ऑर्डर की स्थापना करता है, इसके पीछे जो फोर्स, जो पावर रहता है, वो सबसे ज़्यादा रहता है। अर्थात ये तीनों लेवल पे, यदि फैमिली लेवल पे बोले तो हम सब में जो एक ब्रदरहुड की भावना इतनी स्ट्रांग है, एक गुरुकुल की दृष्टि से बोले तो यहाँ पे अपना साधना करने की जो फैसिलिटीज़ मिलती है, साधना करने को जो एनकरेजमेंट मिलता है, जो ट्रेनिंग मिलती है, विच इज़ फार ग्रेटर, फार बेटर, और ये जो हम कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे जो लॉजिक स्वामी जी ने यूज़ किया है, बहुत बार मैं अभी देखिए, मैं स्वामी जी का जो कहना था कि पहले तो अन्नदान, फिर जीवन दान, फिर विद्यादान, और फिर आखिर में आता है ज्ञान दान। तो सर्वश्रेष्ठ तो ज्ञान दान ही है, किंतु जब तक सोसाइटी की नीड है, हम लोग अन्नदान और जीवन दान, अर्थात कि स्वास्थ्य दान, माने ये मेडिकल एक्टिविटीज़, ये सब करते रहेंगे, किंतु अपने ऑर्डर का मुख्य उद्देश्य तो है विद्यादान और ज्ञान दान। विद्या अर्थात कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ज्ञानदान अर्थात कि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, ये अपने ऑर्डर का मुख्य ध्येय है। तो स्वामी जी का एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑर्डर की ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये लिमिटेड मैन पावर है, इसको कहाँ पे प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं कि कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं, किंतु उनको डायरेक्शन नहीं मिलती। अभी एक समय था, मेरे पास में एक लड़का आता था, और मेरे साथ में ये उसके भीतर में एक था कि कुछ करे, एक यंग लड़के होते हैं तो कॉलेज के, तो भीतर में उत्साह होता है, एक ऐसा विजन होता है कि हम लोग समाज को चेंज कर देंगे। फिर जैसे वो घर संसार करेंगे, ये सब सपने चकनाचूर हो जाते हैं। समझ में आ जाता है कि संसार तो चेंज करना तो दूर की बात रही, अपने को जो जॉब मिलती है नहीं मिलती है, वो ठीक है कि नहीं, वही चिंता में वे लोग डूब जाएंगे। किंतु जो भी है, ये लड़का आता था, कॉलेज में था, तो मुझे सब बीच-बीच में बोलता रहता था, "चलिए महाराज, हम एक नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।" तो मैं पूछता था कि बताओ तुम्हारा क्या विज़न है? क्या करना चाहते हो? तो बोले कि हम क्लीनिंग ड्राइव एक करेंगे, स्वच्छता अभियान करेंगे, उसके बाद में ये लाइब्रेरीज़ वगैरह चालू करेंगे। मैंने कहा देखो, स्वच्छता इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, किंतु देखो कि तुम लोगों के पास में मान लो कि तुम 4-5 मित्र मिलकर के कुछ करना चाहते हो, तो स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है ना कि आज तुम एक स्ट्रीट क्लीन करोगे, एक गली को साफ करोगे, दूसरे ही दिन वो इतना ही कचरा वहाँ पे आ जाएगा। तुम लोगों को ऐसा लगेगा, जनरली लड़कों का होता है ना, फ़ोटो-वोटो खींचा, फिर ये सोशल मीडिया पे रख दिया, 10 लोगों ने बोला, "अरे वाह! बहुत अच्छा काम किया।" फिर तुम घर चले जाओगे, वो जो गली है, वो स्ट्रीट है, वो वैसी की वैसी ही गंदी दूसरे दिन हो जाएगी। बेटर है कि तुम्हारे पास में ये एनर्जी है, ये इच्छा है, तो यूटिलाइज़ इट इन टीचिंग, माने गरीब कोई बच्चा होता है, उसको कुछ अच्छी चीज़ सिखाने में लगाओ। यदि तुम उसको मान लो कि पढ़ना सिखा दोगे, मान लो, लिखना तो चलो थोड़ा दूर की बात है, एक गरीब का बच्चा है, ये जो माइग्रेंट लेबर होते हैं ना,
माइग्रेंट लेबर क्या है कि गाँव में वैसे तो खेती में वो मज़दूरी का काम करते हैं, कि जिसके पास में ज़मीन होती है, वहाँ पे जाकर के वो मज़दूरी का काम करते हैं बारिश के सीज़न में। अभी बारिश की सीज़न चली गई तो ऐसा तो नहीं है कि बारहों मास ये खेती होगी, तो ज़मीन तो अपनी है नहीं, वैसे ही तो खेती में तो दूसरे की जगह ही काम करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, सिटी में आएँगे, ये कंस्ट्रक्शन वग़ैरह में वो लगेंगे। तो ये माइग्रेंट लेबर जो कि गाँव से आते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, वो बेचारे किस तरह से रहते हैं, पूरा खुला मैदान है, वो छो जो झुग्गी-झोपड़ी उनकी होती है, बारिश, धूप जो भी हो, वहाँ पे उनको रहना पड़ता है। तो वहाँ पे वे लोग रहते हैं, नहीं उनके बच्चे की केयर करने वाला कोई नहीं, वो माँ और पिताजी चले जाएँगे लेबर के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो बच्चे वैसे ही वहाँ पे खेलते रहते हैं और बूढ़ी अम्मा होगी 1-2 तो उनको देखती रहती है। तो ये परिस्थिति में ये लड़के रहते हैं। तुम्हारे पास एनर्जी है यदि, तो जाकर के उनको लिखना पढ़ना सिखाओ, एटलीस्ट इतना उनको सिखाओ, तो उनका माने कुछ तो अपने जीवन में कोई मूर्ख तो नहीं बना जाएगा। हो सकता है कि पढ़ना सिर्फ सीख पाए, उससे कोई उसको कोई बड़ी जॉब मिल जाए, ऐसा शायद नहीं होगा, किंतु कोई उसको बिल्कुल मूर्ख भी तो नहीं बना जाएगा भविष्य में। तो इतना तुम करो। तो अभी इन लोगों को क्या लगता है पता है कि ये सब एक्टिविटी, उसमें कोई ऐसा ये नहीं है, माने क्या कहेंगे कि बड़ा उसमें नाम नहीं होता है, और ठीक है गरीब के बच्चे को पढ़ाते हैं। तो ये अभी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, यदि कुछ करने की इच्छा है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि क्विक रिजल्ट आए और इमीडिएटली सोशल मीडिया में छा जाए। अभी काम करने की बजाय दिखावे का भाव ज़्यादा रहता है। ऐसा कुछ कर दो जिससे कि हमारी मिनिमम एनर्जी व्यय हो और मैक्सिमम प्रचार हो। ये होता है लोगों की मेंटालिटी। तो यहाँ पे स्वामी जी का लॉजिक है कि आपको इस तरह का काम करना है जो कि जीवन भर आप यदि करते भी रहे ना, किसी को पता ना चले, किसी को इंटरेस्ट भी ना हो, बिल्कुल ही बोरिंग एक्टिविटी दिखे वो आपको, किंतु फिर भी वही काम फंडामेंटल लेवल पे होगा, वही काम आपका फाउंडेशन रेडी करता है फॉर द फ्यूचर इंडिया। ये जो स्वामी जी ने कहा ना कि जो नया भारत आ रहा है, इट विल बी फार बेटर देन एंशंट इंडिया, फ्यूचर इंडिया विल बी फार ग्रेटर देन एंशंट इंडिया। तो ये फ्यूचर इंडिया का फाउंडेशन डालना है। तो इस तरह से काम करके जाओ तो लोगों को भले ही चाहे कुछ न दिखे, किंतु वो भीतर से पुष्टि मिले इस समाज को, इस सोसाइटी को। तो पुष्टि देने का काम क्या है, वो है विद्यादान और ज्ञानदान। तो ये है स्वामी जी का कॉन्सेप्ट। अभी ये इस कॉन्सेप्ट को, मैंने ये फैमिली वाला कॉन्सेप्ट और गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ करके सिर्फ स्वामी जी की दृष्टि से, ये सेवा कार्य की दृष्टि से हम देखें, और दूसरे बाकी जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं। जैसे कि मैं रांची में जाता था, तो रांची में अपना आश्रम तो काम कर ही रहा है, फिर किंतु हमारा ऐसा है कि हम लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार ऐसा कुछ नहीं करते थे। जो एनुअल रिपोर्ट एक हेडक्वार्टर में भेजना होता है, डोनर लोगों को जो 1 आध 2 लेटर लिखने होते हैं, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा हम लोग हल्ला-गुल्ला नहीं मचाते थे। अभी एक बार मैं एक गाँव में गया तो किसी लोगों ने बोला कि अरे महाराज जी, आप लोग चले जाते हैं ना, फिर दूसरे एनजीओ वाले आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपने ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, या तो फिर आपने ये अच्छी खेती का कोई अच्छा नुस्खा बताया है, तो वे लोग यहाँ पे अपना बैनर लगा करके फ़ोटो खींच के चले जाते हैं। तो मैंने सोचा ये तो बड़ा ही डेंजरस है कि काम हम लोग कर रहे हैं और नाम वे लोग कमा रहे हैं। तो फिर मैंने जाकर के वो हमारे जो महाराज थे उनको बोला कि महाराज जी देखिए, हमको तो अपना बैनर लगा देना चाहिए, हम अपना बैनर नहीं लगाएँगे तो हमारा क्रेडिट दूसरे लोग ले जाएँगे। तो बोला कि ले जाने दो, क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उ उस समय मुझे थोड़ा-सा एक आश्चर्य हुआ था कि क्या ये अपने साधुओं का ये मेंटालिटी है। किंतु अभी मुझे आई ट्रूली एप्रिशिएट दिस मेंटालिटी, क्योंकि यदि मैं काम करता हूँ उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखता हूँ, दैट मीन्स के मैं जो जिस कार्य की ओर जाऊंगा, वो इट विल बी ग्रेविटेटेड मोर एंड मोर टूवर्ड्स मोर एंड मोर फंडामेंटल लेवल। मुझे अपेक्षा नहीं है किसी भी तरह की नाम या किसी भी नेम एंड फेम मुझे नहीं चाहिए। इमीडिएटली मैं उसी कार्य को सिलेक्ट करूंगा जो कि फंडामेंटल है, और यदि मुझे नेम एंड फेम चाहिए, मैं ऑटोमेटिकली वही कार्य करूंगा जहां पे कैमरा लेकर के 10 लोग खड़े हैं, और वहां पे मुझे गाड़ी में बैठ करके जाना है, वो फोटो खींचवा देना है और इमीडिएटली चले आना है।
3-4 घंटे गए, गाड़ी में बैठ कर के गप लगाते-लगाते गए, वहाँ पे गए तो जो देखा खाने-पीने का अच्छा व्यवस्था है, कैमरा से फ़ोटो खींच लिया, वापस आ गए, बस काम समाप्त हो गया। 1 घंटे के बाद में मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैं कहाँ गया था, मैंने क्या किया था। तो ये जब नेम और फ़ेम की इच्छा बहुत ही प्रबल हो जाती है, तब इस तरह के चीप एक्टिविटी में हमारा मन जाता है। और जब नेम और फ़ेम की इच्छा समाप्त हो जाती है, तो रियली फंडामेंटल एक्टिविटी क्या है, फंडामेंटल वो कर्म क्या है, सेवा क्या है, वहाँ पे हमारी नज़र जाएगी। ऐसे कितने ही डॉक्टर हैं, ऐसे ही कितने टीचर हैं अपने ऑर्डर में सन्यासी, कि जिन्होंने सालों साल बैठ कर के ये कल्याणानंद जी महाराज जी की तुई परमहंसो हुई, एक बहुत ही सुंदर किताब एक अपने ऑर्डर में लिखी गई है। तो कितने सालों के बाद उनके जाने के, तो देखिए कि इन्होंने हॉस्पिटल में रोगियों की सेवा की, ऐसे कितने टीचर होंगे जिन्होंने, निर्वेदानंद जी महाराज एक थे कि एक विद्यालय बहुत ही अच्छे से चलाया, किंतु जिनका नाम आज बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो अपने ऑर्डर के साथ में जुड़े हुए हैं, वही को उन्हीं को सिर्फ ये नाम पता है। तो जब नेम एंड फेम की इच्छा नहीं होगी, तो ट्रूली फंडामेंटल वर्क होगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर एज एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने जिस तरह से ऑर्डर स्थापित किया है, इसका फाउंडेशन ही है कि हमको नेम एंड फेम नहीं चाहिए, संपूर्ण रूप से निष्काम सेवा करनी है। अर्थात कि बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम जनरली एनजीओ कहते हैं आजकल, तो एनजीओ में और रामकृष्ण मिशन में ये एक डिफरेंस है। एनजीओ को अपना कार्य दिखाना है, जिससे कि उसको सतत एक फंडिंग मिलता रहे। ऑफ कोर्स फंडिंग हमको भी चाहिए, ऑफ कोर्स कर्म तो हमको भी दिखाना होगा, वरना जो डोनर है वो पूछेगा कि महाराज जी आपको ये इतना रुपया दिया था, इसके साथ इसके साथ में आपने क्या किया, वो प्रश्न तो होगा। तो वो एक एक माने जितना नेसेसरी है उतना रिपोर्ट बनाइए, उतना आप दिखावा कीजिए। किंतु फिर रिपोर्ट बनाना और दिखावा करना ही यदि एम एंड ऑब्जेक्टिव हो जाए, तो फिर यहाँ पे इस ऑर्डर का तो कोई माने मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन एनी अदर एनजीओ एंड रामकृष्ण मिशन। तो अभी देखिए कि अगेन एक ओवरऑल सर्वे करके देखते हैं कि फैमिली दूसरे तरह के फैमिली होंगे। ऐसा भी होता है फैमिली में कि किसी को सहाय की ज़रूरत है, कोई सहाय नहीं करता। ये जो ब्रोकन फैमिलीज़, ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ आजकल देखते हैं, डाइवोर्स का रेट विदेश में तो कितना बढ़ गया है। अभी यहाँ पे भी भारत में भी देखिए कि धीरे-धीरे करके ये सब आता रहता है कि थोड़ा-सा भी एक मतभेद हुआ, इमीडिएटली सेपरेट हो जाओ, साथ में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि मेरा भी राइट है। अभी राइट है, फैमिली में अपने ह्यूमन राइट्स को भूल करके रहना पड़ता है। ये इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स हम जैसे कि गवर्नमेंट से मांगते हैं, सोसाइटी से मांगते हैं, फैमिली में किंतु अपना ह्यूमन राइट्स भूल करके रहना है। मेरा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि मैं मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे पिताजी को, नाना नानी को, पोते पोती को मैं कितना सहायभूत हो सकता हूँ, ये है फैमिली का उद्देश्य। यानी कि आपको प्रोएक्टिवली हेल्पफुल होना है। दूसरों का जो मैंने ऐसे होता है ना कि अभी कोई कोई गांधी जी के लड़के की ही बात सुनिए। हमको पता है कि वो शराब पीना शुरू कर दिया था और फिर मिसबिहेव करना शुरू कर दिया था, और फिर उसका ब्लेम अपने पिताजी पे डालता था। क्यों? क्योंकि वो गांधी जी वो फ्रीडम मूवमेंट में इतने बिजी थे कि वो जब छोटा था तो उसको केयर करने का उसके पास में समय नहीं था। तो वो कहता है कि आपने मेरी केयर नहीं की, मुझे पिताजी का प्रेम नहीं मिला, इसलिए मैं इस तरह से एक ट्रबल मेकर के रूप में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो अभी इस तरह से होता है, यदि आप फैमिली मेंबर की केयर नहीं करेंगे, तो बच्चे भी जो होंगे ना, उनका एक हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये दिस इज द फाउंडेशन ऑफ फैमिली की केयर, एक भालोबासा यदि ये नहीं होगा, तो फैमिली मेंबर ये इग्नोर करना, यदि किसी को एब्यूज करना, बहुत सारे लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट खास करके कि एब्यूज करना जो जितना डेंजरस है, इससे भी ज़्यादा डेंजरस है इग्नोर करना। कि आप इसको इस तरह से इग्नोर करते हैं, सब कुछ दे देते हैं बच्चे को, चलो ये लो, जितना खिलौना चाहिए ले लो, अच्छे से अच्छी स्कूल में चले जाओ, कि तो माता पिता वो इतने वो सोसाइटी में इतने बिजी है अपने कार्य में कि बच्चे का केयर करने का, उसके साथ में बैठ कर के बात करने का समय नहीं मिलता। तो अभी बच्चा अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाता है, तो भीतर भीतर में एक प्रेशर खड़ा होता है। फिर वो प्रेशर किस डायरेक्शन में रिलीज होगा,
पता नहीं। तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली एज़ डेवलप्ड बाय माँ शारदा। और फिर गुरुकुल का तो हमको पता ही है कि एक विद्यार्थी के प्रति एक गुरु का कितना एक क्या कहेंगे कि कितना ठाकुर सबको एक-एक को देख-देख करके इंडिविजुअली गाइड करते थे। सबके ऊपर में इतना ध्यान रखते थे, कौन कितना खाता है, क्या पहनता है, कब वो उठता है, कब सोता है। ठाकुर जब वो म न रात को जाते थे नहबत के सामने से, तो वो मने वो माँ माँ और लक्ष्मी दीदी ये दोनों न नौबत में रहते थे। अभी 3 बजे ठाकुर वो शौच की ओर जा रहे हैं, शौच करने के लिए जा रहे हैं, तो चिल्ला करके जाएँगे, "अरे! लक्की मने लक्ष्मी, वो तो रात पूरी हो गई, दिन आने शुरू होने की तैयारी है और कितना सोओगे? उठो, उठो, तुम उठो, तुम्हारी इनको उठाओ, माँ को उठाओ और फिर जब ध्यान करने के लिए लग जाओ।" ऐसा माने रात को सोने नहीं देते थे। माँ को बोलते थे कि इसको इतना ही रोटी देना, इसका उस इतना ही रोटी देना, क्यों रात को ज़्यादा खा के सोए, वो खाएँगे तो फिर जब ध्यान नहीं होगा। तो ठाकुर सबके ऊपर में कितना ध्यान रखते थे। अभी कॉन्ट्रास्ट दिस विथ अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आजकल के देखिए कि किस तरह से एक एजुकेशन होता है। टीचर को शायद पता भी नहीं होगा कि उसके क्लास में कितने लड़के हैं और मतलब लड़के कितने हैं तो पता होगा, किंतु इंडिविजुअली कौन-सा स्टूडेंट कितना डेवलप हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो उसको नहीं पता होगा। उसका वो जो एक खास करके गवर्नमेंट स्कूल में तो देखिए कि वो सिलेबस कंप्लीट करके चले जाते हैं। स्टूडेंट का क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं। और प्राइवेट स्कूल में यदि आप जाएँगे, आप चाहेंगे कि आपके लड़के के ऊपर में कोई ज प्रॉपरली अटेंशन दे, तो प्राइवेट स्कूल में कितना रुपया खर्च करके जाना पड़ता है। कभी-कभी तो मैं कोई यहाँ पे आता है, मैं सुनता हूँ कि अरे! इतना सारा तुम लोगों का फ़ी है। मने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही, तो बाप रे! बड़े होंगे तो कितना फ़ी होगा। तो मने प्रॉपर केयर चाहिए तो इतना रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये रामकृष्ण मिशन क्या है? ये एक आदर्श है। हमको यहाँ पे फैमिली का आदर्श, एक गुरुकुल का आदर्श और एक निष्काम सेवा का आदर्श, ये 3 आदर्श की स्थापना यहाँ पे की गई है। अभी प्रश्न होगा कि गिलहरी की तरह रामकृष्ण मिशन ने यदि इस सोसाइटी के, इस जो भारत माता के ये जो एक ब्रिज है, माने संसार समुद्र को पार करने वाला 100 प 150 करोड़ लोग हैं भारत में। रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्य में या तो रामकृष्ण मिशन के आश्रमों में या तो साधुओं के संपर्क में 150 करोड़ में से कितने आते होंगे? डेढ़ 2 लाख मुश्किल से आते होंगे, 25-30 लाख आते होंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। तो 150 करोड़ लोगों को जो सर्व करना है और इससे भी आगे 750 करोड़ की ये विश्व की पॉपुलेशन है, इसको सर्व करना है, तो रामकृष्ण मिशन क्या कर रहा है? हम लोग डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर पाएँगे। डायरेक्टली हो सकता है 30-35 लाख लोगों का जीवन परिवर्तन करेंगे, डायरेक्टली यदि हम कुछ करना चाहें तो। किंतु बाकी सबके लिए अपना एक आदर्श है। यदि फैमिली में आप हैं, तो फैमिली इस तरह से होना चाहिए। यदि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हैं, तो इस तरह से आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी कॉर्पोरेशन में है, तो वहाँ पे ये सेवा का आदर्श थोड़ा बहुत भी तो होना ही चाहिए। जिस तरह से ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक नया चला है, इस तरह से। तो रामकृष्ण मिशन जगत के सामने 3 आदर्श स्थापित करता है, फैमिली का, गुरुकुल का और निष्काम सेवा का। तो फिर आज यहीं तक, अभी मंडे को मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज के तो खूब माने पूरो रात, पूरी रात पूजा होगी और फिर शिव नृत्य होगा, माने प्रत्येक प्रहर के अंत में। वो राजकोट की बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है, माने शिवरात्रि की। अगल-बगल के सेंटरों से साधु लोग भी आएँगे पूजा में पार्टिसिपेट करने के लिए। किंतु यहाँ पे एक बात है कि ये जो कोई भी साधु किसी के साथ में फ्रैंकली बात भी करेगा ना, इसके पीछे की किंतु एक फ़ॉर्मूला है। मैंने ऐसा देखा है कि कोई कभी-कभी यहाँ पे आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा पूरा ऐसा सुनाना शुरू कर देगा कि उसके बाद में थोड़ी देर सुनने के बाद में हमको लगेगा, अरे भैया ठीक है, चलो बहुत हो गया। और फिर दूसरे कुछ आते हैं, वो पूछते ठाकुर के बारे में या तो ऐसी कोई बात करते हैं कि हमको इमीडिएटली इसके बारे में बात करने की इच्छा हो जाती है।
तो मैंने ये एक सीक्रेट है, मैंने 1-2 लोग आश्रम में जाते थे तो मैं उनका नेचर पता था, तो मैं उनको आज किसी आश्रम में दूसरे किसी सेंटर में भेजने से पहले ही बता दिया, देखो कि महाराज किसी को जाकर के प्रणाम करो ना, तो ठाकुर के बारे में कोई प्रश्न करना, सोच कर के जाना। वैसे अपने बारे में बोलना मत शुरू कर देना कि मैंने ये किया, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं वहाँ पे गया था। वो किसी को आपका बायोग्राफी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पहले एक बार रिलेशन बनाओ तो वो एक दूसरा चीज़ हो जाता है। हम लोग तो एक-दूसरे के अफ़ेक्शन और केयर जैसे आपने कहा, हम पूछेंगे ही पूछेंगे, अच्छा क्या है आपके बारे में? किंतु जाकर के सीधा अपने बारे में बोलना शुरू कर दोगे, तो मतलब सामने वाला थोड़ा-सा ये हो जाएगा। तो आपका जो नेचर है मैंने देखा है कि ये जो मुमुक्षुत्व है आप में, ये क्यूरियोसिटी है, ये जो यहाँ पे वो सचिन भाई आए थे एक बार, वो अपने ग्रुप में है ना वो सचिन भाई। हाँ, हाँ, सचिन ठक्कर। तो अभी मैं तो क्या है कि सोशल मीडिया में तो पहचान तो ऐसे बहुत सारे लोगों से होती है, मैं पर्सनली उनको कुछ नहीं पहचानता। तो मुझे बोले मैं राजकोट आ रहा हूँ और आपसे मिलूंगा, तो मैंने कहा ठीक है आओ मिलो। आकर के मिले, थोड़ी देर बात की। अभी मैं क्या बोलूँ, मैं तो उनको कुछ भी पहचानता हूँ, मैं बड़ा ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं इजीली किसी के साथ बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया पता है, वैसे तो थोड़ी देर तक वो भी चुपचाप बैठे रहे। उसके बाद में उन्होंने सडनली पूछा कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो मैंने इमीडिएटली बोलना शुरू कर दिया, भाई गुरु भाव तो अभी हो जाता है ना साधुओं में एक लेवल के बाद। किंतु एक बार इस तरह से जो आइस ब्रेकिंग हो गया ना, फिर हमने पूरा 1-2 घंटे तक बैठ कर के गप लगाए। तो ये एक है कि ऐसा सभी लोग सभी के साथ में ईज़िली बात नहीं करते, आपको आइस ब्रेकिंग का तरीका आना चाहिए। जो पहली वाली जो आपने बात कही ना, उसको आजकल कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, कि पहले तो ये सोचो कि सोशल मीडिया पे किस तरह से मैक्सिमाइज़ होता है कोई भी एक्ट। उसके बाद में वहाँ से रिवर्स इंजीनियर करना शुरू करो कि वहाँ से लेकर के हमको फिर एक्चुअली क्या करना है। तो जैसे आपने कहा कि इसके ऊपर मैं रख दिया तो कितना लाइक हुआ, वहाँ तो कितना लाइक हो सकता है, वहाँ से सोच कर के चालू करो कि अभी हमको क्या करना है। तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। और ये जो आपने कहा कि यदि इवन हम ऑर्डर में रह कर के भी कार्य करते हैं तो उद्देश्य है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यस ऑफ कोर्स। किंतु ऑर्डर का उद्देश्य है सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द थिंग। अदरवाइज ऑर्डर में रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने ऑर्डर में रह करके इंडिविजुअल का एम है कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, किंतु ऑर्डर इटसेल्फ यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए बना होता तो इसमें और गुरुकुल में कोई फर्क नहीं रहता। गुरुकुल जिस तरह की सिस्टम थी उसमें वही है कि विद्यार्थी लोग आते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, समित पाणी ही वो मैंने वो हाथ में वो जो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए होम के लिए लकड़ी है, वो लेकर के जाते हैं। गुरुकुल में सब सेवा करेंगे। अभी गुरुकुल में हम जो सेवा करते हैं और रामकृष्ण मिशन में सेवा करते हैं वो फंडामेंटली डिफरेंट है। हम लोग उस लोगों को करते हैं जिन लोगों की सही में आवश्यकता है। तो दिस इज द डिफरेंस कि इंडिविजुअल लेवल पे मुझे मुक्ति चाहिए, किंतु ऑर्डर इज वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। वरना गुरुकुल और ऑर्डर में डिफरेंस नहीं रहेगा। बेस्ट एग्जांपल है अपना बॉडी। बॉडी के जितने भी सेल्स है, इंडिविजुअली सेल्स और ऑर्गन को देखेंगे तो हमको यही लगेगा कि अभी जैसे हार्ट है या तो लीवर है या तो फिर ये ब्रेन है, इस सबका खुद का यदि यही होगा कि अपना स्वास्थ्य बना रखें और अपना एक मैक्सिमाइजेशन हो, मैंने जिस तरह से वे लोग अभी एक सेल है अपने शरीर में, तो सेल का क्या उद्देश्य है? सेल का उद्देश्य वही है कि वो सुख रूप से एक जीवन बिता सके, वो इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट करेगा, उसका तो वहीं तक उसका एम है। किंतु ये सभी सेल्स एंड ऑर्गन मिलाकर के ये जो बॉडी तैयार होता है, अभी बॉडी का एक डिफरेंट ही एक आउटलुक है, डिफरेंट ही लेवल पे है। मैं सोचता हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं सोचता हूँ मुझे इंजीनियर बनना है। अभी सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स और ये मेरा डॉक्टर होने का एम वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। तो इसी तरह से है कि मैं यहाँ पे इवन पब्लिकेशन में जो छोटा-सा काम कर रहा हूँ और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे ऑर्डर किस तरह से माने वो ये हो रहा है, सो कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। पता भी नहीं है मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, वो एक हो गया, ऑर्डर अपने वर्ल्ड लेवल पे जो कर रहा है इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। कोई एक सेल कभी ये नहीं सोचेगा कि मुझे डॉक्टर होना है। ये सेल या तो फिर हार्ट या तो लीवर कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ, मुझे एक एम्बिशन रखनी है अपनी लाइफ में, मुझे किताब लिखनी है, मुझे फिलोसोफर होना है, मुझे जप ध्यान करना है, मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। हार्ट, लीवर ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। किंतु उन्हीं की वजह से ये जो बॉडी बनता है, वो ये सब कर लेता है।